हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। देखिए, हम एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस एंजाइम वाले चैप्टर के अंतर्गत जो कि चैप्टर नंबर 9 है, एंजाइमों की कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ रहे हैं। एंजाइमों की कार्य प्रणाली, यानी एंजाइम किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए, एंजाइम जो होते हैं ये किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देने वाले प्रोटीन के बने हुए ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को तो परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं क्रिया से अपरिवर्तित रहते हैं। देखिए, ये जो एंजाइम है ये क्रियाधार यानी सबस्टेंट एवं क्रिया की प्रकृति के आधार पर ये अपना कार्य करते हैं। एंजाइमों की क्रिया विधि को कई कारकों के द्वारा प्रभावित किया जाता है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तापमान के द्वारा एंजाइमों की सांद्रता, क्रियाधारों की सांद्रता, पीएच मान, अंतिम उत्पाद की सांद्रता एवं एंजाइम निरोधक पदार्थ, ये सब एंजाइम की क्रिया की दर को नियंत्रित करने वाले या यूं कह सकते हैं प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। एंजाइम जो कार्य करते हैं, या यूं कहें कि हम एक प्रकार से एंजाइम किस तरह से कार्य करते हैं, यानी इनकी क्रिया विधि क्या है, तो इस संबंध में दो प्रकार के सिद्धांत हैं। एक तो है एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण द्वारा, अर्थात एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एंजाइम ये क्रियाधार से क्रिया करता है और आपस में मिलकर के एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करता है और ये संकुल जो है कुछ समय के पश्चात एंजाइम और उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इस तरह के क्रिया विधि के संबंध में दो प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। एक तो ताला चाबी सिद्धांत। इस ताला चाबी सिद्धांत को एमिल फिशर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है और इसमें कहा गया है कि एंजाइम जो होते हैं उनके अंदर सक्रिय स्थल या क्रिया स्थल जो है वो दृढ़ एवं स्थायी होते हैं और उनके अनुरूप जिन क्रियाधारों की संरचना होती है ये क्रियाधार एंजाइम के साथ आपस में जुड़ जाते हैं और क्रियाफल में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन यहां एंजाइम विशिष्ट होते हैं
अर्थात उनके अंदर जिस प्रकार के क्रिया स्थल होते हैं वही संरचना रखने वाले क्रियाधार ही क्रिया कर पाते हैं। जबकि दूसरा जो सिद्धांत है प्रेरित आसंजन सिद्धांत, इस सिद्धांत को कॉसलैंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया और इस सिद्धांत में यह कहा गया है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि एंजाइमों के जो क्रिया स्थल या सक्रिय स्थल जो होते हैं ये दृढ़ नहीं होते हैं, बल्कि जब कोई क्रिया कारक या क्रियाधार इन एंजाइमों के संपर्क में आता है तो उस संपर्क में आने के पश्चात एंजाइम अपने क्रिया स्थलों को उस क्रियाधार के अनुरूप रूपांतरित कर लेता है और उसके साथ संयुक्त हो जाता है और एंजाइम क्रियाधार संकुल बना करके उसे उत्पाद में परिवर्तित कर देता है। यहां हम दूसरा जो कार्य प्रणाली है जिसके बारे में कहा जाए कि सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी करना, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा है या बी कह सकते हैं, थोड़ा सा गीला है इसको सूख जाना, वी सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी करके, अर्थात एंजाइम जो होते हैं ये सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देते हैं। अब बात आती है कि सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। देखिए, सक्रियण ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जिस ऊर्जा को प्राप्त करके क्रिया कारक अणु सक्रिय हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे से क्रिया करने लगते हैं। तो वह ऊर्जा जिसके अभाव में क्रिया कारक अणु आपस में क्रिया नहीं करते हैं वो ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। या यूं कहें कि सक्रियण ऊर्जा जो है वो एक ऊर्जा का एक निश्चित मान होता है जिसके होने पर ही क्रिया कारक क्रियाएं करते हैं, यानी क्रिया होती है। तो एंजाइम क्या करते हैं कि इस सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कम ऊर्जा की उपस्थिति में भी क्रिया आसानी से होने लग जाती है। तो एंजाइम की अनुपस्थिति में अगर क्रिया कराते हैं तो सक्रियण ऊर्जा अधिक मान की आवश्यक होती है और जब वही क्रिया एंजाइम की उपस्थिति में कराते हैं तो सक्रियण ऊर्जा की जो मात्रा है या मान है वो बहुत कम आवश्यक होता है। यानी जो क्रिया पहले नहीं हो रही थी वो क्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होने लग जाती, यानी पहले जो धीमी हो रही थी वो अब तेज गति से होने लग जाती है। देखिए, इसको एक रेखा चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि सक्रियण ऊर्जा किस प्रकार से इस एंजाइम की उपस्थिति से कम हो जाती है। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं ये बोर्ड, राजस्थान बोर्ड 2019 के पेपर के अंदर प्रश्न नंबर 27
जो कि 3 नंबर का प्रश्न है उसके रूप में ये पूछा गया है। तो हो सकता है ये प्रश्न एक बार फिर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि साथ में चित्र भी होता है, 1 नंबर का चित्र होता है और 2 नंबर की इसके बारे में जानकारी पूछी जाती है। ये हम एक रेखा चित्र बना रहे हैं। इसमें ये जो है ये विभव ऊर्जा है, यानी एक तरह से सक्रियण ऊर्जा है, विभव ऊर्जा। और यहां जो है क्रियाधार की दर है, या यो कह सकते हैं क्रिया की दर है। क्रियाधार की जगह क्रिया की दर कह सकते हैं कि क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया की दर। अब देखिए ये सक्रियण इतनी ऊर्जा आवश्यक होती है और ये क्रिया कारक है, ए बी डी ए बी ए डी, इस तरह से ये क्रिया कारक है। और इन क्रिया कारकों को क्रियाफल में परिवर्तित होने के लिए, यानी इनको यहां ये ऊर्जा का मान है, इनको ये अर्थात ये जो ऊर्जा है इसको कहते हैं ये तो है संक्रमण अवस्था, जहां क्रिया होती है, संक्रमण अवस्था। और ये क्रिया कारक जो है ये क्रियाफल में परिवर्तित हुए हैं। ए बी ये उत्पाद और ये हैं क्रिया कारक जो आपस में क्रिया कर रहे हैं। अब देखिए इसमें ये एंजाइम की अनुपस्थिति जब होती है तो उस समय इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात एंजाइम की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा एंजाइम की अनुपस्थिति में, अर्थात एंजाइम जब उपस्थित नहीं है तब इतनी ऊर्जा का मान होगा तभी ये क्रिया होगी। लेकिन अगर एंजाइम की उपस्थिति है तो ये इतना सा ही मान चाहिए, यानी एक प्रकार से जो इतना ऊर्जा का मान चाहिए था वो इतना सा रह गया है, अर्थात एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान ऐसे लिख सकते हैं। अर्थात इस चित्र से ये स्पष्ट हो रहा है कि एंजाइमों की उपस्थिति में
क्रिया के अंदर जो सक्रिय ऊर्जा का जो मान है ये मान कम हो जाता है। देखिए इसको सीधा बनाते हैं। ये जो मान है ये जब एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, एंजाइम नहीं होते हैं तो ऊर्जा का मान इतना ज्यादा होता है, और जब एंजाइम है तो ये मान कम हो जाता है। अर्थात सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है। तो एंजाइम जो है इस तरह से क्रिया कारकों को क्रियाफल या उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहां हमने सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी, एक बार फिर सुन लीजिएगा कि सक्रिय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी भी क्रिया के आरंभ करने के लिए आवश्यक होती है, वह ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। और अगर वो एक प्रकार से क्रिया कारक अणु जो होते हैं उनकी जो मुक्त ऊर्जा है जिसके कारण वो काम करने के लिए उनके अंदर होना आवश्यक है, अगर ये सक्रिय ऊर्जा उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया आरंभ नहीं होगी, यानी क्रिया की शुरुआत नहीं होगी। तो सामान्य रूप से ये सक्रिय ऊर्जा का मान अधिक होता है, तो कई क्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत धीमी गति से हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि उतना सक्रिय ऊर्जा का मान उस क्रिया में उपस्थित नहीं होता है। लेकिन जब एंजाइम की उपस्थिति होती है तो वही सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर दिया जाता है और वह क्रिया कम ऊर्जा के मान पर, यानी जो यहां इतनी ऊर्जा के मान पर हो रही थी वो क्रिया इतने से मान पर ही, यानी कम मान पर ही ये क्रिया जो है वो होने लग जाती है। तो इस तरह से एंजाइमों की क्रिया विधि के बारे में दोनों सिद्धांतों के बारे को हमने पढ़ा है। ये जो प्रश्न है ये वाला, ये राजस्थान बोर्ड 2019 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है, जो कि मैं पहले से बता चुका हूं। ठीक है, तो इस तरह से हमने एंजाइम से संबंधित सभी बातों को पढ़ा और एक प्रकार से एंजाइम चैप्टर के अंदर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से हम हर प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो एंजाइम वाला ये जो चैप्टर है ये पूरा हो गया है। अब देखिए इसमें एक बार फिर मैं इस पूरे मुख्य बातों को बता देता हूं, क्योंकि अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। देखिए एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं और ये प्रोटीन के द्वारा बने हुए होते हैं। कोहेने नामक वैज्ञानिक के द्वारा एंजाइम नाम दिया गया और एक वैज्ञानिक थे जेवी सोमनर, इनके द्वारा यूरेज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण सबसे पहले किया था 1926 के अंदर। एंजाइम की जो संरचना होती है उसमें प्रोटीन वाला भाग जिसे एपो एंजाइम कहते हैं और दूसरा जो भाग है वो एप्रोटीन वाला भाग होता है, उसे सह कारक कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। अब कोफैक्टर में कार्बनिक यौगिक भी होते हैं और अकार्बनिक भी होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें एक तो होता है प्रोस्थेटिक समूह और एक होता है सह एंजाइम, को एंजाइम। प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक यौगिक इस प्रकार का होता है कि जो एपो एंजाइम के साथ दृढ़ता से बंधा हुआ रहता है, आसानी अलग भी नहीं हो पाता है, जबकि को एंजाइम जो है ये भी कार्बनिक अणु होता है जो अलग हो सकता है, दृढ़ता से बंधा हुआ नहीं होता है। जबकि को फैक्टर के रूप में अकार्बनिक पदार्थ जो है वो सक्रिय आयन्स होते हैं,
ये भी एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है। ये एंजाइम उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ये अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम दोनों ही माध्यमों में क्रियाशील रहते हैं। एंजाइम तापमान से प्रभावित होते हैं। एंजाइम अपना कार्य जो करते हैं उसमें एक ताला चाबी सिद्धांत, ये भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 में पूछा गया है। ताला चाबी सिद्धांत जो कि एमएल फिशर के द्वारा दिया गया है, और प्रेरित आसंजन सिद्धांत जो कि कॉसलैंड के द्वारा दिया गया है। साथ में एंजाइम जो होते हैं ये सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। एंजाइमों का नामकरण जो किया जाता है, ये नामकरण उनके क्रियाधार के नाम के आधार या नाम के अंत में ए शब्द को जोड़ दिया जाता है, जबकि क्रिया की प्रकृति के आधार पर भी नामकरण कर दिया जाता है। जैसे ऑक्सीकरण करने वाले एंजाइमों को ऑक्सीडेज, ट्रांसफर करने वाले एंजाइमों को ट्रांसफरेज, और आइसोमरिज्म समायकता पैदा करने वाले एंजाइमों को आइसोमरेज, इस तरह से इनको नाम दे दिया जाता है। ये एंजाइम, इनकी जो प्रकृति होती है उसके आधार पर इनको 6 समूहों के रूप में बांटा गया है। एक तो देखिए, इनके नाम क्रम से ही रखे जाते हैं याद, क्योंकि नंबर हैं, नंबर 1 से लेकर के नंबर 6, EC अर्थात एंजाइम कॉर्ड। एक होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ये ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं के लिए उत्प्रेरित करने का काम करता है। दूसरा है ट्रांसफरेज एंजाइम, जो आयनों को या हाइड्रोजनों को छोड़ करके जो और मूलक होते हैं, समूह होते हैं, उनको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित करने वाली क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। तो ऐसे एंजाइम ट्रांसफरेज एंजाइम कहलाते हैं। एक होते हैं हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो जल के द्वारा या ऐसी क्रियाएं जो जल में जल का निकलना होता है या जल का जुड़ना होता है, यानी जल योजित क्रियाएं जो होती हैं, उन क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइमों को हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कहा जाता है। एक होते लाइसेस, ये भी अपघटन का काम करते हैं, यानी अपघटन से संबंधित क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, परंतु ये बिना जल के करते हैं, जिनमें जल का अपघटन नहीं होता, जल के द्वारा अपघटन नहीं होता है, बल्कि कोई बंध टूटते हैं या कोई समूह अलग हो जाते हैं, तो इस प्रकार की जो क्रियाविधि है उनको उत्प्रेरित किया जाता है लाइसेस एंजाइम के द्वारा। एक होते हैं आइसोमरेज, ये क्या करते हैं, आइसोमरिज्म पैदा करते हैं, समायकता पैदा करते हैं, अर्थात समायवी वे अणु होते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र और कार्य या गुण अलग अलग होते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनकी त्रिमितीय या स्थिति में परिवर्तन करके उनमें समायकता पैदा कर देते हैं। तो समायकता पैदा करने के कारण इनका नाम रख दिया है आइसोमरेज, आइसोमरेज प्लस एस, आइसोमरेज। इसके अलावा एक छठा प्रकार होता है लाइगेजेस। लाइगेज एक तो होता है लाइसिस और एक होता है लाइगेज, अर्थात लाइसिस या लिंकेज, जो आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये इस प्रकार के एंजाइम होते हैं जो सरल अणुओं को आपस में जोड़ देते हैं सहज संयोजक बंध द्वारा। तो इस तरह के एंजाइमों के वर्ग। तो इस बार देखिए एंजाइमों के वर्गों के बारे में पूछा गया है क्योंकि इस बार 2020 में 2 प्रश्न इसमें से आए हैं, एक तो 27वां प्रश्न और एक जो है इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और ये जो है क्रियाधार के आधार पर नामकरण, क्वेश्चन नंबर 21वां प्रश्न है ये। तो 2 और 3 5 नंबर के प्रश्न केवल एक ही चैप्टर से दे दिए गए हैं
और वो चैप्टर है अपना ये एंजाइम वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये एंजाइम वाला चैप्टर पूरा हो जाता है। इसमें देखिए कुछ प्रश्न हैं। एंजाइम अकार्बनिक उत्प्रेरकों से भिन्न होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो एंजाइम है, एक तो ये प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं और जो अकार्बनिक होते हैं वो प्रोटीन के द्वारा बने हुए नहीं होते हैं। एंजाइम का एप्रोटीनीय वाला भाग क्या कहलाता है? तो आप सब जानते हैं, एपो एंजाइम कहलाता है। कौन सा कथन सही है? सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं? गलत। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ना कि सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। सर्वप्रथम एंजाइम की या यूं कहें कौन से एंजाइम की खोज की गई थी? तो सबसे पहले जाइमेज एंजाइम की खोज की गई थी। इसके अलावा एंजाइम सक्रियता को प्रभावित करते हैं, तो पीएच भी करता है, क्रियाधार की सांद्रता भी इसको प्रभावित करती है और तापमान भी प्रभावित करते हैं। यानी इसमें 4 ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन प्रभावित करते हैं, तो चौथा ऑप्शन आता है। इसके अलावा किस एंजाइम का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया गया था? तो सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया गया था यूरिएज एंजाइम का किया गया था। इसमें छोटे प्रश्नों में पूछा गया ताला चाबी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको मैं बता चुका हूं, एमिल फिशर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न है एंजाइम का प्रोटीन एवं एप्रोटीन भाग क्या कहलाता है? प्रोटीन वाला भाग एपो एंजाइम कहलाता है और एप्रोटीन वाला जो भाग है ये को फैक्टर सहकारक कहलाता है, जिसको हम प्रोस्टेटिक समूह के रूप में भी कह सकते हैं। एक प्रोटीन रहित एंजाइम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत पूछा जाता है, प्रोटीन रहित एंजाइम का नाम बताइए जिसमें प्रोटीन नहीं होती है। एक नंबर के प्रश्नों में आता है प्रोटीन रहित एंजाइम का नाम। प्रोटीन रहित एंजाइम, तो ये है राइबोजाइम। और इसमें प्रोटीन नहीं होता है, ये आरएनए के द्वारा निर्मित होता है। आरएनए द्वारा निर्मित है। तो प्रोटीन रहित एंजाइम अगर पूछा जाता है तो किसका नाम होगा? आरएनए का नाम होगा। इसके अलावा प्रोस्टेटिक समूह की परिभाषा दीजिए। देखिए, प्रोस्टेटिक समूह वे कार्बनिक यौगिक होता है जो प्रोटीन वाले भाग एपो एंजाइम से दृढ़तापूर्वक जुड़ा हुआ रहता है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। अर्थात अलग अगर हो जाए तो भी वो अपने आप में क्रिया यानी एंजाइम की संरचना बनी हुई नहीं रह पाएगी, यानी एंजाइम के रूप में वो बना हुआ नहीं रहेगा। इसके अलावा कोएंजाइम किसे कहते हैं? देखिए, कोएंजाइम ये भी कार्बनिक यौगिक होते हैं पर इनको अलग किया जा सकता है। देखिए, कोएंजाइमों के रूप में कोएंजाइम की अगर उदाहरण पूछे जाएं तो आप इसमें NAD ये कोएंजाइम या फिर कोएंजाइम ए इस तरह के होते हैं। इसके अलावा प्रतिस्पर्धी समदमक से आप क्या समझ? प्रतिस्पर्धी समदमक का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जिनकी आणविक संरचना क्रियाधार अणुओं से मिलती जुलती होती है। प्रतिस्पर्धी निरोध, यानी ये इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनकी आणविक संरचना क्रियाधार से मिलती जुलती होती है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं? एंजाइमों के सक्रिय स्थलों से जुड़ करके उनको क्रियाधार से जुड़ने से रोक देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न है ये। मैंने सारे प्रश्न आपको करके बता दिए हैं और आज ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। अब
इस चैप्टर के पूरा होने के साथ ही हमारी ये जो सिलेबस में यूनिट थी प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, ये पूरी हो चुकी है। इसके बाद अगली जो यूनिट है वो भी प्लांट फिजियोलॉजी है, लेकिन फर्स्ट के स्थान पर अब सेकंड चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये पहली यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट जो है, ये जो पूरी यूनिट है वो 9 नंबर की यूनिट है जो हमारी पूरी हो गई है। ठीक है, हम एक एक करके अब इनके होमवर्क भी देंगे तो उनको आपको करना है। ठीक है, आज के लिए इतना। अगला कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं।